प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल हुई खत्म। 24 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद का किया था ऐलान। सरकार के साथ बातचीत के बाद खत्म हुई हड़ताल। 17 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे भिवानी का दौरा। सुई गांव में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक में कई अहम फैसले। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। लोगों तक पहुंचाई जाएगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा मामले में पंजाब सरकार का ऐलान। सभी 83 दोषियों को दिया जाएगा 2-2 लाख का मुआवजा। अनिल विज ने कहा पंजाब सरकार ने दिल्ली भेजे थे दंगल। करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। एनएच पर बने एग्रो मॉल पर सरकारी कब्जे का किया विरोध। का अगर सरकार करेगी नीलाम तो नहीं देंगे कब्जा, करेंगे आंदोलन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में हम बात करते हैं उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिन्हें अखबार के पन्नों में जगह मिली होती है। जी हां, उन खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं जिनको अखबार में जगह मिली होती है। साथ ही साथ उन खबरों का विश्लेषण भी हम करते हैं। हर एक जानकारी उस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है ताकि हम आप तक हर एक खबर को पहुंचा पाए, क्योंकि आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अखबार उठा करके अखबार को पढ़ सके। इसलिए आप सभी के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं ताकि आप सभी खबरों से रूबरू हो सके और हर एक जानकारी आपको हम पहुंचा सके। तो पहली खबर की हम बात कर लेते हैं अमर उजाला अखबार से। इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी हरियाणा सरकार से कहा है कि एनसीआर में बिगड़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए गैर जरूरी निर्माण को रोका जाए, साथ ही साथ जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाए जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तो आपको बता दें निर्माण परिवहन रोके जाएं और जल्द से जल्द आपको बताते चले प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और 24 घंटे में कार्य योजना मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी हरियाणा दिल्ली की राज्य सरकारों से कहा है कि एनसीआर में बिगड़ते प्रदूषण से निपटने के लिए गैर जरूरी निर्माण परिवहन बिजली कार्यों को रोकने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे कार्य किए जाएं। आपको बताते चले 24 घंटे में कार्य योजना मांगी गई है। तो जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकारों से जवाब मांग रहा है और ऐसे में 24 घंटे के अंदर कार्य योजना मांगी गई है। ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक प्रदूषण को रोकने के लिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीडी कौशिक जी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, ब्यूरो चीफ। हमारे साथ डॉक्टर राजू राज जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ रोहतक से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीडी कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। लगातार वो केंद्र सरकार से राज्य सरकारों से जवाब मांग रहा है। 24 घंटे का समय दिया गया है, इसमें कार्य योजना बना करके मांगी गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सृष्टि जी, बिल्कुल सही बात है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है और खासकर दिल्ली सरकार को निशाने पे लिया है। उन्होंने ये कहा है कि आपने जिस तरीके से आप बहानेबाजियां करते हैं, कभी कहते हैं कि ये पराली जलाने से होता है प्रदूषण और कभी कहते हैं कि नगर निगम की जिम्मेवारी है, आप अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हो। इन सब से ये उन्होंने ये कहा है कि आप ये बताइए कि आपकी कार्य योजना क्या है
और उन्होंने इतना तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कि अगर आप ये जो प्रदूषण है इस पे ढंग से कार्रवाई नहीं करेंगे और कार्य योजना हमें नहीं देंगे तो इस पे हम आपको जो आपने पैसा विज्ञापनों पे खर्च किया है अपनी सरकार की छवि चमकाने के लिए उसकी ऑडिट के बारे में भी उन्होंने कहा है कि ऑडिट भी आपकी इस मसले पे हो सकती है। और दूसरा ये है कि जो चीजें जैसे उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जितने निर्माण कार्य हैं वो बंद किए जाएं, ट्रांसपोर्टेशन को बंद किया जाए, उसके साथ साथ ही जो है ऑनलाइन जो वर्क एट होम पे आप ध्यान दें और इसी पे आगे बढ़ाया जाए। जहां तक पराली का मुद्दा था कि पराली का मुद्दा जैसे कहते हैं कि पराली के मुद्दे से ही प्रदूषण है। पहले बात आई थी कि ये 10% होता है, फिर बात आई कि ये 4% होता है और उसके बाद यहां तक कहा दिल्ली सरकार तो ये कह रही थी कि 30% या 40% तक जो प्रदूषण है इससे फैलता है। मगर बात निकल के आई जब के इस पे सिर्फ और सिर्फ 4% इसके लिए पराली जलाना जिम्मेदार है, बाकी तो जैसे कंस्ट्रक्शन कार्य हैं और जो ट्रांसपोर्टर से धूल उड़ती है या उनसे जो धुआं फैलता है, डीजल वाहन जो चल रहे हैं उन पे, तो इन सब से पोल्यूशन फैलता है। और इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय है बड़े सख्त दिखाई दिए और उन्होंने तीनों हरियाणा, दिल्ली और पंजाब इन तीनों सरकारों को ये कहा कि मेरे को आप 24 घंटे के अंदर प्रदूषण को रोकने की और जो वायु में सुधार है इसके लिए 24 घंटे के अंदर आप हमें कार्य योजना तैयार करके दीजिए। हमें बहानेबाजियां नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इस पे आप किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, तभी सुप्रीम कोर्ट को जवाब मांगना पड़ गया क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ अहम कदम नहीं उठाए गए थे। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। तो अब बात कर रहे हैं हम लगातार प्रदूषण की, क्योंकि ये खबर काफी ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहतक से डॉक्टर राजू राज जी भी जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्थिति आप सभी के सामने है, तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या उसके बाद से प्रशासन सख्त हुआ है? क्या कोई कदम उठाए गए हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सके? ने साफ तौर पर कहा है कि पोल्यूशन से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और HIV जो है वो बहुत ही गंभीर हालात में है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक कल हलफनामा में दिया जिसमें एक हफ्ते के लॉकडाउन लगाने की भी बात कही है। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य जो दूसरी स्टेट की सरकारें हैं जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, जो साथ लगती राज्य हैं उनको भी लॉकडाउन की लगाना चाहिए, जैसे ताकि स्थिति को से निपटा जा सके। वहीं मेडिकल हेल्थ की अगर बात करें तो रोहतक PGI में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पे हार्ट पेशेंट हैं और आंखों में जलन लोगों को हो रही है। इस तरीके की OPD जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल राजू, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर कार्य योजना मांग ली है और साफ तौर पर फोकस करने के लिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर फोकस किया जाए, क्योंकि स्थिति ज्यादा नाजुक होती चली जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को और बच्चों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो अपना भी ख्याल रखिए और मास्क लगाकर जरूर घर के बाहर निकले। अब अगली खबर का हम लोग कर लेते हैं अमर उजाला अखबार से। इस खबर को हमने आपके लिए चुना। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। 12 घंटे तक बंद रहे पेट्रोल पंप, भटकते रहे लोग। आपको बताते चले 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है इस पेट्रोल पंप की हड़ताल से। तो कल जिस तरीके से पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर थे, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लगातार लोग गुजारिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे पेट्रोल पंप डीलर से कि उनको पेट्रोल दे दिया जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिला, जिससे उन्हें अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि पेट्रोल पंप की हड़ताल चल रही, जिससे और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो
पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थी पेट्रोल लेने वालों के लिए, लेकिन हड़ताल की वजह से लोगों को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा, और जिससे आपको बताते चले 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है इस पेट्रोल पंप की हड़ताल से। बीटी कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। कल जिस तरीके से पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर थे, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आप देखिए कुछ ही घंटों में 6 करोड़ का जो कारोबार है वो प्रभावित हो जाता है इस हड़ताल से। हाँ सृष्टि, ये जो कल पेट्रोल पंपों की जो हड़ताल थी, ये जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन हरियाणा है, इसने इसकी कॉल दी थी, और इसकी सूचना अखबारों द्वारा भी आई। इन्होंने पहले 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी थी कि हम 24 घंटे का जो ये हड़ताल है ये रखेंगे, और कोई भी प्राइवेट पेट्रोल पंप जो है वो इसमें पेट्रोल या डीजल कोई भी ये सप्लाई नहीं करेंगे जी। और इससे जहां तक लोगों को परेशानी की बात है, तो परेशान कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे जो सूचना है उन तक नहीं पहुंच पाती, और वो घर से निकल पड़े थे और रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हुआ। तो कई जगह लोग जो है बाइक में अपनी कार में जो है धक्के मारते नजर आए, और पेट्रोल पंप मालिक हैं जो उनका कहना है, जैसे हमारे विभिन्न पत्रकारों ने अलग अलग जगह से पूरी हरियाणा से जैसे कवरिंग दी थी, और बहुत बढ़िया कवरिंग हमने हर खबर पे दी थी, और लोगों से बात की, उनकी परेशानियां सरकार के सामने रखी। तो पेट्रोल पंप मालिकों से भी बात की, उन्होंने कहना था कि वो वैट करके वैट में कमी हो, जिससे हमारे बिजनेस में फर्क ना पड़े। इसको लेके जैसे हमने लोगों से भी बात की, तो देखो परेशानी तो ही है। जहां भी ये कहीं भी पेट्रोल पंप पे हम जहां हमने देखा कि वहां पे ये मानो आधा किलोमीटर तक की लाइनें उस पे वहां पे लगी हुई थी लोगों को। इस तरीके का अगर हो तो सरकार ने, वैसे तो ये था कि जो हम सरकारी पेट्रोल पंप थे वो खुले हुए थे, मगर इतनी पूर्ति यानी कि लगभग 1% पेट्रोल पंप सरकारी हैं, तो उनसे वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और जैसे आजकल बुआई चल रही है, तो उसके लिए डीजल भी लोगों को चाहिए, किसानों को डीजल की भी जरूरत पड़ती है, और डीजल भरवाने आते हैं, जैसे उनके ट्रैक्टर हैं या, तो उसके लिए भी किसानों को या आम आदमी को यानी कि कल बहुत दिक्कत हुई, और जगह जगह लोग अपने वाहनों में धक्के मारते नजर आए। और इस बात का गुस्सा जो है सरकार पे भी फूटा। उन्होंने कहा कि सरकार को सामंजस्य बिठा के ऐसी हड़ताल होनी ही नहीं देनी चाहिए थी, और किसी तरीके से इनकी समस्या का समाधान करते या इनको आदेश देते कि वो इस तरीके से पेट्रोल पंप बंद ना करें। बिल्कुल बीटी कौशिक जी, बिल्कुल लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल हमने भी लगातार तस्वीरें दिखाई थी, हर जिले से तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी ही नजर आई। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली पेट्रोल पंप पर, लेकिन लोगों को मायूस होकर घर वापस जाना पड़ा, लोगों को पेट्रोल नहीं मिला। राजू जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से कल पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर थे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से वैट घटाया गया उससे उन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन वैट घटाने से उन्हें नुकसान हो रहा है, अगर वैट फिर से बढ़ा दिया गया तो आम जनता को फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। साफ तौर पर एक बात यह भी आ रही थी कि 4 साल से कमीशन नहीं मिलने की बात कही जा रही थी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और जिन मांगों को लेकर के पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर थे, उसके बाद कहा गया कि सरकार से बातचीत के बाद इस हड़ताल को खत्म किया गया, तो क्या कुछ बातचीत सामने निकल कर आई है? आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पहले ही एक अल्टीमेटम जारी किया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। उनकी जो मुख्य मांग थी, एक ही मांग थी कि कमीशन जो है डीलर्स कमीशन का काफी समय से नहीं बढ़ा है, और इसी की वो मुख्य मांग कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और लोगों को अपने वाहनों को सड़कों पर ऐसे ही दौड़ाना पड़ा, और काफी दिक्कतें लोगों को हुई। खासतौर पर जो बीमार व्यक्ति थे उनको अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास जाने में काफी दिक्कतें जरूर हुई। तस्वीरें आप सबके सामने थी, इस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि कई बार मैसेज नहीं दिया गया, कई लोगों तक मैसेज पहुंचा और नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में जो लोगों को काफी दिक्कतें जरूर हुई है, और डीलर एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आगे भी इस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं।
बिल्कुल। तो कल जिस तरीके से पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर थे, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है, इसको लेकर के लगातार बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में फिर से पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर जाते हैं तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में 6 करोड़ का जो कारोबार है वो प्रभावित हो गया है। तो लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लगातार हम अखबार की चर्चा कर रहे हैं और उन खबरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिन्हें अखबार के पन्ने में जगह मिली है। अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। दैनिक ट्रिब्यून अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। जी, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसानों को डीएपी खाद की कमी नहीं होगी। जिस तरीके से लगातार किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे थे, लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। दैनिक ट्रिब्यून अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। तो आप भी लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से लंबी लंबी कतारें मंडियों के सामने लगी हुई थी खाद लेने के लिए, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। लेकिन आज एक राहत भरी खबर ये सामने आ रही है कि कई सारे रैक खाद के पहुंचने वाले हैं, जिससे जो खाद की कमी है उसे दूर किया जाएगा। बीडी कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। काफी समय से हम तस्वीरें देख रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई थी खाद लेने के लिए। किसानों का पूरा परिवार, महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर खुद किसान हो, वो लगातार खाद लेने के लिए पहुंच रहे थे, सुबह से शाम तक खड़े रहते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलती थी। तो ये एक गंभीर परेशानी थी। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक राहत भरी खबर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है कि जल्द से जल्द खाद की कमी को दूर किया जाएगा, और आज काफी सारे रैक पहुंच रहे हैं जिससे कमी को दूर किया जाएगा। बीटी कौशिक जी। सृष्टि जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो डीएपी खाद है ये एक ऐसी खाद है, जब हम फसल बोते हैं तो इसको हम जमीन के अंदर डालते हैं, जिससे कि जमीन की गुणवत्ता और उसकी उर्वरकता जो है वो पूरी हो सके। तो ये डीएपी खाद की कमी से किसान काफी समय से जूझ रहे हैं और बार बार इस पे कई बार वो बंद करते हैं, हड़ताल करते हैं और प्रदर्शन कर रहे थे। और ये ना उनकी एक जेन्युइन समस्या थी। बिल्कुल डीएपी खाद की वाकई भारी कमी थी और लोगों तक ये फिर ये था कि कोई कालाबाजारी के चलते 2-4 जगह आपने देखा होगा कि किसानों ने जाके गोदाम पकड़े थे जिनमें काफी मात्रा में डीएपी को, उनको जो खाद है उसको उन्होंने अपने पास रखा हुआ था जमा करके। ये कई किसानों को तो, जैसे हम बाहर कवरिंग के लिए गए थे, हर खबर हरियाणा के हर कोने में पहुंचता, और खासकर जो मजदूर, गरीब और किसानों के मुद्दे हैं उन पे काफी मुखर रहता है हर खबर। तो हमारे जो संवाददाता थे कई जगह गए थे, उन्होंने किसानों से बात की थी, तो काफी किसानों ने जैसे समय निकलता जा रहा था उसको बिना डीएपी खाद डाले ही उन्होंने फसलें भगवान के भरोसे उन्होंने वो बो दी थी। और इन दिनों खासकर जो धान की फसल के बाद जो है डीएपी खाद की बहुत जरूरत होती है गेहूं की फसल के लिए, तो उसी के लिए यहाँ ये जगह जगह किसानों ने, यानी कि ये मानो लाइनें लगी हुई थी और उनको खाद नहीं मिल रहा था। 24-24 घंटे लोग वहीं बैठे हुए थे कि किसी तरीके से खाद मिले। और ये एक राहत की खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डीएपी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और काफी मात्रा में, जिससे कि किसानों की लिए ये इस खाद की पूर्ति हो सके। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कल इस पे संज्ञान लिया है और उन्होंने आज बोला है कि भी जितने भी ये खाद के जो विक्रय केंद्र हैं वहां पे आज काफी मात्रा में जो है डीएपी खाद भेज दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने जैसे कुछ लोगों को नियुक्त भी किया है कि अगर उनकी कोई समस्या है तो उससे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस खाद के लिए किसानों की कोई भी समस्या है तो डीएपी खाद की हम मानते हैं कि शायद किसानों की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हाँ जी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने बीडी कौशिक जी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है और ये जो समय है वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में ही बुवाई का सीजन चल रहा है और अगर उन्हें खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजू जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर रोहतक की बात की जाए तो आज कितने रैक रोहतक पहुंच रहे हैं जिससे किसानों की जो डीएपी खाद की कमी है वो पूरी की जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक, झज्जर, सोनीपत की अगर बात करें तो अन्य और डिस्ट्रिक्टों की बात करें
तो यहाँ पर आए दिन किसान जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी दे रहे थे। फिर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है, डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है और डीएपी खाद की जो है कालाबाजारी भी हो रही है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिससे किसानों को अब जो है डीएपी खाद उपलब्ध हो पाएगा। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जिले में अगर डीएपी खाद की दिक्कत आती है तो उपायुक्त महोदय जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही है और किसानों को किस तरीके से उनको खाद मिल पाएगा। इन सभी मामलों की जांच करेंगे और ऐसे में एक निगरानी कमेटी भी बनाई गई है ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो समय है ये बुआई का समय है और ऐसे में किसान को जो खाद बेहद जरूरी हो जाती है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम अब किए हैं और कुल मिलाकर बात करें तो अब आने वाले दिनों में किसानों को डीएपी खाद के लिए दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से डीएपी खाद की कमी से किसानों को जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द से जल्द जो खाद की कमी थी उसे दूर किया जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में जो रैक है खाद के वो पहुंच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी खबर की। दैनिक ट्रिब्यून अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी है। जो हम बात करें जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नई अनाज मंडी में बने एग्रो मॉल की बोली लगती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि करनाल की नई अनाज मंडी में अगर एग्रो मॉल को बिकने के लिए कहा गया, अगर इसकी बोली लगाई गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बताते चले, एनएच पर बने एग्रो मॉल पर सरकारी कब्जे का विरोध किया गया है और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार इसे नीलाम करेगी तो उस पर कब्जा हम नहीं करने देंगे। अब बात कर लेते हैं इस खबर की और बीटी कौशिक जी आपका रुख करूंगी। तो साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अगर एग्रो मॉल की बोली लगती है या फिर इसे नीलाम किया जाता है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। 1 साल का समय बीत चुका है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में। 1 साल का समय हो चुका है, लगातार ये आंदोलन जारी और साफ तौर पर यह भी कह दिया गया था कि जब तक कृषि कानून का वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक अब एक नई चीज सामने निकल कर आ गई है कि अगर एग्रो मॉल की बोली लगती है, अगर एग्रो मॉल पर सरकारी कब्जा होता है तो इसको लेकर के भी प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। क्या कहेंगे सृष्टि जी? देखिए, जो है जितनी भी हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वामपंथी हैं, चाहे किसान ट्रेड यूनियन हैं या फिर जो एबीवीपी से भी जुड़ी हुई हैं, वो जो सरकारी इकाइयां हैं उनका शुरू से ही बेचने का विरोध करती हैं, प्राइवेट हाथों में जाने का विरोध ये करती हैं। ये इनका मुख्य मुद्दा है। और जब भी इस तरीके का कोई काम होता है, चाहे रेलवे है या दूसरे उपक्रम जिनको सरकारी किराए पे देने की कई बार बात आती है कुछ उपक्रमों को, तो उसमें ये लोग विरोध करते ही करते हैं, क्योंकि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे उनका इनसे जीवन यापन जुड़ा हुआ है। और उसमें जो एम्प्लॉइज यूनियन है उनके जो लोग हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा असर अगर कोई सरकारी उपक्रम प्राइवेट हाथों में जाता है तो इनके रोजगार पे फर्क पड़ता है। तो इस चीज का विरोध, जैसे करनाल की बात आती है, जैसे टिकैत जी ने इस चीज का विरोध किया है और कहा है कि हम ये जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये छेड़ देंगे अगर इस तरीके का उनको अगर उसका नीलाम किया गया। तो ये बात नहीं है, सिर्फ आसपास के जो किसान लोग हैं, जो इस यानी कि आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक सुर में कहना था कि जो इस तरीके के जो जैसे उसको अगर नीलाम किया गया एग्रो मॉल को तो वो इसका विरोध करेंगे और सड़कों पे आकर प्रदर्शन करेंगे। ये बात निकल के सामने आई है। और जैसे उन्होंने
यानी कि खुलेआम कहा है कि इस तरीके की जो भी बातें होती हैं या उसका जैसे नीलामी होती है तो उसका वहां भी विरोध करेंगे और पूरे जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय विरोध होगा और लोग उस पे सड़कों पे आएंगे, ये कहना है राकेश टिकैत का। बिल्कुल जी सृष्टि। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जिस तरीके से आपको हम बता दें, इस खबर को हमने अमर उजाला अखबार से उठाया है। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। डेंगू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पहली बार आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। जी हाँ, झज्जर की हम बात करें तो झज्जर में जो आंकड़ा है वो 250 के पार पहुंच चुका है। डेंगू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हर जगह से खबरें यही सामने आ रही हैं कि जो डेंगू के आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। डॉक्टर राजू राजू, आपके पास आना चाहूंगी। तो डेंगू के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं डेंगू से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक, झज्जर, सोनीपत और आसपास की डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जिला प्रशासन ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर प्रयास किए हैं कि डेंगू के जो केसेस को वो कम किया जाए, फॉगिंग की जाए और अलग से हॉस्पिटल्स में वहाँ पर बेड बनाए गए हैं, वार्ड बना दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डेंगू के केसेस जो आ रहे हैं उनको कम किया जा सके, उनका समय पर इलाज किया जा सके। ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो घर घर जाकर के सैंपलिंग भी कर रही है और हिसार की अगर बात करें तो हिसार के प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुफ्त में अब जो है मच्छरदानी भी बांटेंगे। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है तो पूरा सतर्क है ताकि ये जो डेंगू के केसेज है वो कम हो सके। बिल्कुल, बीडी कौशिक जी आपके पास आऊंगे। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की तो क्या कुछ स्थिति है फरीदाबाद में डेंगू की और किस तरीके से जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सृष्टि जी, ऐसा है कि सबसे पहले अगर अटैक हुआ था डेंगू का तो फरीदाबाद में ही हुआ था। एक बार तो स्थिति आ गई थी 1 महीना पहले, आज से 15-20 दिन पहले के किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी डेंगू के मरीजों को भर्ती करने के लिए, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और खुद मेरे बच्चों को भी डेंगू हुआ था, जब मैं वहां पे लेके गया हॉस्पिटल में तो वहां पे 9 बेड का बोर्ड उन्होंने लगा दिया था। इसमें जो है अगर मैं कहूं कि डेंगू की जिस प्रकार से डेंगू ने पैर फैलाए हैं, इसमें बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन से चूक हुई थी। शुरू में उन्होंने क्या किया था कि जैसे क्या होता है कि जैसे बरसात का मौसम खत्म होने को होता है तो यहाँ गलियों में, कॉलोनियों में, खासकर कॉलोनियों में और जो जहाँ भीड़ भाड़ जगह है जहाँ पे डेंगू के मच्छर पनपते हैं वहां पे इनको फॉगिंग करानी होती है जी। और फॉगिंग के साथ साथ जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें जैसे जो हिट वगैरह है इस तरीके के, क्योंकि बताया जाता है कि डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में ही काटता है और उसका भी खासकर ये होता है कि वो जैसे 2 फुट के नीचे नीचे रहता है और वो उसी एरिया में वो हमला करता है। तो इसके लिए ना फॉगिंग बहुत जरूरी थी। तो एक बार तो हमारा जो फरीदाबाद है वहां की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। आजकल भी जो अगर आप हॉस्पिटलों में जाके चक्कर लगाओ तो फरीदाबाद में आजकल भी चाहे सरकारी है या प्राइवेट हॉस्पिटलों में डेंगू की भारी मात्रा में पेशेंट हैं, वहां पे धक्के खाते हैं, कमरा नहीं मिलता है, रूम नहीं मिलते हैं, सिफारिश होती है कि भाई जी बिल्कुल। तो फरीदाबाद की हम बात कर रहे थे जहां पर अभी भी आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और सबसे पहले जो डेंगू की शुरुआत हुई थी जैसे कि बीडी कौशिक जी ने बताया कि वो फरीदाबाद से ही हुई थी। तो प्रशासन भी लगातार सतर्क नजर आ रहा है। बीडी कौशिक जी, डॉक्टर राजू राज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमने कई खबरों के बारे में चर्चा करी जिसको अखबार के पन्नों में जगह मिली थी और सबसे पहले आपको बताते चले जिस तरीके से डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है इसको लेकर के प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। लगातार इसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आज के अखबार में बस इतना ही। नमस्कार।